हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हरप्रीज बायोलॉजी। तो आज हमारा नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। तो आज हम बात करेंगे एसटीडीज। ओके, क्या एसटीडीज? हाँ, तो ये हमारे साथ आज एक हमारा रोबोटिक भी है। मैंने इसका नाम रखा है रोबोटिक्स। तो ये रोबोटिक हमें साथ साथ में क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आइए पूछेगा, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। What is STDs? ओके, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूछ रहे हैं कि एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट सी बात है, हमारा क्वेश्चन तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो कितने वर्ड से बनी है? 3 शब्द से बना हुआ है। सेक्सुअली मींस सेक्स रिलेटेड। ओके, सेक्सुअली मींस सेक्स रिलेटेड एंड ट्रांसमिटेड मींस ट्रांसफर एंड डिजीज मींस बीमारी। सो एक ऐसी बीमारी जो ट्रांसफर होगी कहां से? एक आदमी से या किसी भी मेल से फीमेल के अंदर या फीमेल से मेल के अंदर, किसी भी तरह से। लेकिन कैसे? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सो it is a disease that spread from, that transfer from one person to another person through sexual contacts। तो ये ऐसी बीमारी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए इसका नाम रखा गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, सो ये था हमारा एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है और उसकी मैंने डेफिनेशन भी बता दी। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे इसके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि आपको एक एक करके बिल्कुल सिंपल वे में समझा सकूं। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम हमें समझ तो लेते हैं लेकिन लिखने में आती है। आप तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाते हो, उसमें बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिससे हम ये पूरा टॉपिक समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम, क्योंकि जब तक हमें दिमाग में नाम नहीं होंगे तब तक हमें उस क्वेश्चन को समझने में मुश्किल होगी। तो अगर हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कुछ जो नाम है वो क्या है? जैसे एड्स। ओके, क्या है? एड्स नाम सुना ही है आपने, काज बाय एचआईवी वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सेकंड गनोरिया, जेनिटल हर्पिस, फोर्थ सिफिलिस एंड फिफ्थ हेपेटाइटिस वी। तो ये जितने भी मैंने 5 नाम लिए हैं, ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। लेकिन कई बार ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होते हैं, वो हम आगे डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमने क्लियर किया कि ये क्या है। दैट इज एड्स, गनोरिया, जेनिटल हर्पिस and genital herpes, syphilis and hepatitis B. So all are the transmitted from one person to the next through sexual contacts. That's why it is called sexually transmitted diseases. तो ये वो सारी आएगी। First, What are the causative agents? कह रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स। तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई डिजीज है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा, और जो कारण यहाँ पे हैं दे आर कॉल्ड एजेंट। कोई ना कोई बीमारी करने वाला एजेंट होगा। ओके, सो दैट एजेंट आर कॉल्ड कॉजेटिव एजेंट दैट कॉज दैट पर्टिकुलर डिजीज। सो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स आर देयर। जैसे शायद इनका आगे सरना आ रहा हो, आपको दिख रहा हो। अगर रोबोटिक्स का सर ना हो आगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, नहीं तो मैं साथ साथ बोल देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया नाम सुना ही आपने। सेकंड आ गया वायरसेस। वायरसेस ही आपको पता है, जैसे हम एड्स की ही बात करते हैं तो दैट आर कॉज्ड बाय द वायरस, एचआईवी वायरस। इसी तरह से फंजाई, तो बहुत सारी फंगस हैं वो ये बीमारियां कर सकती हैं। तीसरी बात आती है प्रोटोजोन्स। ओके, एंड लास्ट द नेमेटोड्स। सो ये जो है कॉजेटिव एजेंट्स आ गए। अब ये किस तरह से करते होंगे इन्फेक्शन? तो आपको पता है कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी होता है। ये मल्टीप्लाई बहुत ही ज्यादा स्पीड से करते हैं। तो जब कभी भी एक पर्सन जो सफर कर रहा है किसी भी बीमारी से, मान लो कि एक फीमेल है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर किसी भी तरह की वायरस की जो फंगस की इन्फेक्शन है, मान लेते हैं उसको वायरस या फंगस की इन्फेक्शन है, तो अगर सपोज करो उसी फीमेल से कोई मेल कॉन्टेक्ट में आता है एंड दे अंडरगो कॉपुलेशन, सो देयर इज ए मैक्सिमम चांसेस दैट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेट इन्फेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर वायरस और द बैक्टीरिया, और वही चीज उनको भी ट्रांसफर हो सकती है। ओके, और अगर वही इंसान किसी और के साथ भी इंटरकोर्स करते हैं तो वो ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। ओके, सो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से ये स्प्रेड करेगी। ओके, सो ये आगे आके कॉजेटिव
एजेंट्स। और अब मैंने बोल रहा था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से जाएगी। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, आप बताएं हमें। इनका कहने का मतलब है कि इनको ये नहीं पता कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि ये किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से ये आगे ट्रांसफर करेगी एक से एक मेथड मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे ये ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो कौन से मोड्स हैं, मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे फर्स्ट मोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, दैट इज नेचुरल सी बात है, ये तो सबसे बड़ा मोड है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है। तो नेचुरल सी बात है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखता है इंटरकोर्स के दौरान, वो जो होता है, सपोज करो किसी फीमेल के अंदर, मेल के अंदर ही बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो ट्रांसमिट कर देगी अपनी इन्फेक्शन टू द हेल्दी पर्सन, और जो हेल्दी पर्सन है वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। सेकंड आ गया शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। तो ये उससे थोड़ा सा अलग आ गया। मान लो कि कई बार क्या होता है, किसी एक पर्सन को HIV वायरस है, क्यों हुआ ये ट्रांसमिशन, पहले किससे हुआ था, सेक्सुअल ही हुआ है, तो कम चांसेस में होता है ये वाला। मान लो कि नर्स कोई भी है, कोई उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो जो ब्लड के अंदर वायरस था उनके, तो वो जब भी हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया, ठीक है, किसी नीडल के साथ, किसी से भी, किसी भी तरह से हो सकता है, खाली नीडल या सिरिंज से कैसे भी हो सकता है, तो एक कट जो लगा हुआ किसी को, और दूसरे का जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर कट जिसको लगा हुआ है, वो डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, उसके ब्लड के साथ अगर मिल जाए, तो आप मान सकते हो एक ड्रॉप जो होता है ब्लड का, उसके अंदर कितने हजार वायरस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो खुद सोचो कितना खतरनाक है ये वायरस। अभी भी चल रहा है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, तो कितना खतरनाक है। तो वैसे ही ये वायरस भी बहुत खतरनाक है, जो ब्लड में जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई बहुत स्पीड से करते हैं, और हमारी बॉडी को ही होस्ट बनाकर ही ये क्या करते हैं, एज ए पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आज आप देख रहे हो कोविड जो 19 देख रहे हो, उसका कितना पैनिक हो गया हम सारे, क्यों, क्योंकि उसको मारना, उसके DNA की सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी पहले, फिर DNA को सीक्वेंस करके फिर देखना पड़ेगा कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है, और जिस प्रोटीन से हमारी इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही है ना, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है, फिर उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमें एंटीडोट बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है थोड़ा बच के रहने की, जितना बच सकते हैं, चाहे यहाँ पे हैं, चाहे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ओके, तो दोनों में बच के रहना है। तो अब बात आती है कि फर्स्ट, सेकंड अगर शेयरिंग हमने नहीं करना है, तो कई बार क्या होता है कि हम हॉस्टल्स के अंदर देखते हैं ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो शेव वगैरह करते हैं, तो वो एक दूसरे का प्लेटस यूज कर लेते हैं, तो ये बीमारियां दिखेंगी नहीं सामने, तो किसी एक पर्सन को होगा, तो जो भी उसका शेयर करता है चीजें, तो उससे भी चांसेस होता है इन्फेक्ट होने का, ट्रांसफ्यूजन का। सो दैट इज द सेकंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। ओके, थर्ड बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, तो बड़ी बार चांसेस होता है कि जो मदर से बच्चे के अंदर, जो फीटस अभी जन्म लेने वाला है, तो उसके अंदर भी ये क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है बड़े आराम से, तो ये भी चांसेस होता है। सो दीज आर द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। ओके, तो रोबोटिक्स आपको भी समझ आ गया जो मैंने बताया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ओके, हाँ, तो फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, सुन लेते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? अगर इसलिए स्प्रेड कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई प्रिवेंशन भी होगा। नेचुरल सी बात है, हर एक चीज का प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें कोशिश करनी है, प्रिवेंशन ही लेनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आप घर पे हो, घर पे रहें, स्टे होम, है ना, स्टे सेफ। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज केस में यहाँ पे भी क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए, तो रोबोटिक्स आपको भी बताऊंगा, मैं इनको भी बताऊंगा क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। तो प्रिवेंशन इसी से रिलेटेड होंगी। तो अगर हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हमें समझ आ गया,
तो हमें प्रिवेंशन भी समझ आ जाएंगी। कैसे? तो अगर हम बात करते हैं अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, तो कई बार क्या होता है, ज्यादातर हमें पता है कि हम कपल्स के अंदर तो हर एक सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम अननोन पर्सन है, जो आप जानते भी नहीं हो कौन है, हो सकता है कि उसको इन 5 में से कोई भी बीमारी हो। तो अगर कोई भी पर्सन दैट अंडरगो any sexual activity or the copulation with an infected person, there is a maximum chances of the spread of this disease to that healthy person. So इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा इंसान जिसको इन्फेक्शन है तो हम नहीं जानते, और जब उससे आप कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो वो स्प्रेड होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो फर्स्ट इज द अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद द अननोन पर्संस और द मल्टी पार्टनर्स, ऐसे बोल सकते हो। थर्ड आ गया ऑलवेज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो कोशिश करें कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको यूज करें। उससे क्या होगा कि एक पर्सन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएगा। तो जब कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो डिजीज है वो स्प्रेड भी नहीं होगी। सो दैट इज द सेकंड प्रिवेंशन। ओके रोबोटिक्स। थर्ड, डू नॉट शेयर नीडल्स, रेंज, शेविंग किट एटसेट्रा। तो नेचुरल बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, तो आप इसको मत करो। ओके, सो ये क्या करना है, आपको अवॉइड करना है कि अगर आप किट है तो अपनी पर्सनल किट होनी चाहिए। पर्सनल नीडल, अगर एक बार नीडल यूज कर इसको फेंक दो, वापस यूज मत करो। ओके, सो ऐसे कोई भी चीज मत करो जिसके कारण ब्लड का ट्रांसफ्यूज होने का डर रहे हमें। ओके, थर्ड आ गया। ओके, तो फिर से जैसे हमने लिखे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ओके, तो इनका भी वही बात आ गई कि जैसे हमने बताया कि ऐसा अगर हो रहा है तो किस इंसान को कैसे पता चलेगा, हाउ वी कम टू नो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, तो कम से कम उस इंसान को तो पता होना चाहिए जिसको ये इन्फेक्शन है कि मुझे ये डिजीज है। तो इस डिजीज के लक्षण क्या होंगे, लक्षण में सिम्टम्स क्या होंगे। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज एंड द सिम्टम्स आर, तो सिम्टम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा फर्स्ट देखोगे दैट इचिंग। इचिंग मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मोस्टली वहां पे आप देखोगे इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि जो ये वायरस बैक्टीरिया होंगे इनकी कोटिंग होती है बाहर, वहां पे भी इनके केमिकल्स होते हैं। जब हमारे म्यूकस के साथ फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के म्यूकस के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहां पे क्या होगा, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो एक एलर्जी का एक सिम्टम आ गया, लक्षण आ गया कि भाई हाँ ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, उस दौरान आपको चेकअप करवाना पड़ेगा, डॉक्टर से रिकमेंड करना पड़ेगा कि भाई कौन सी डिजीज है, क्योंकि डिजीज तो है लेकिन कौन सी डिजीज है, क्योंकि डिजीज भी हमारे पास बहुत सारी है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लूइड डिस्चार्ज। तो ये भी एक हमारे पास बोल सकते हो सिम्टम है कि जब भी इन्फेक्शन होगी तो नेचुरल वहां पे पस फॉर्मेशन होगी या फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। सो दैट आर द सेकंड सिम्टम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सेकंड लक्षण होगा। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कोई लक्षण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट दैट इज स्वेलिंग। तो स्वेलिंग भी इन्फेक्ट, जैसे हमें कोई चीज काट जाए, कोई इन्फेक्शन होती है, काट जाए तो देखते हो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। सो वो क्या होता है कि हमारा ब्लड के बार इन्फेक्शन के कारण ब्लड वेसल से बाहर आया तो वहां पे स्वेलिंग होना शुरू होती है। सो ऐसे बड़े सारे स्वेलिंग देखने को मिल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जो समझ सकते हो आपकी दैट आर द सिम्टम्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड लास्ट आ गया पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो ये लेटर स्टेजेस में होगा। तो मीन स्टार्टिंग में आपको ये सिम्टम देखेंगे और जैसे ही हमारी ये डिजीज बढ़ जाएगी और हम ध्यान नहीं देंगे तो आप लेटर स्टेज में देखो यही डिजीज होती है कन्वर्ट होती हैं। सो सच डिजीजेस that are shown in the early stages get converted into in the later stages they get converted into dangerous diseases। मैं बोल सकते हो कि एक खतरनाक रूप धारण कर सकती हैं। और वो क्या है, जैसे आप देख सकते हो इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID का नाम देते हैं इसको। ओके, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो पेल्विक रीजन इसको बोलते हैं, दिस इज द पेक्टोरल रीजन। सो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, एबॉर्शन। तो इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो सकती है फीमेल्स के अंदर, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहीं पे चाइल्ड ने क्या करना है, डेवलप करना है। और चाइल्ड तो कितना सॉफ्ट पार्ट है,
जैसे टिश्यू कल्चरिंग होता है कितना सॉफ्ट होता है, तो हमें लेबोरेटरी के अंदर जाके करना पड़ता है। वैसे ही जो हमारे फीमेल यूट्रस होता है वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल होता है, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन होती है तो वो इन्फेक्शन एक जायगोट को भी प्रॉब्लम कर सकता है, और यहाँ तक कि अबॉर्ट भी हो सकता है चाइल्ड। ओके, सो मैक्सिमम चांसेस में अबॉर्ट करना पड़ता है, अबॉर्ट हो जाता है चाइल्ड ड्यू टू द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ड्यू टू द इन्फेक्शन। ओके, तो ये भी एक हमारे पास लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर आप देखोगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी मीन्स कि नेक्स्ट बात है, अगर फिलोपियन ट्यूब के अंदर या यूट्रस के अंदर या वेजाइना के अंदर की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, जब मेल पार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, पेनिस के अंदर होती है, वॉस कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये आगे आगे बढ़ेगी और हो सकता है उस पूरे ऑर्गन को ही खराब कर दे, और इसके कारण स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ओके, तो स्टेरिलिटी का मीनिंग ये होता है कि आगे हम एग और स्पर्म का फ्यूजन भी हो गया, जायगोट बन गया, लेकिन आगे जायगोट डेवलप ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म ने जिस रास्ते से आना है वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो वही किसी न किसी तरह से स्पीड कम हो जाए, मोटिलिटी कम हो जाए, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल और फीमेल के अंदर, ज़्यादातर फीमेल के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैंसर। तो सबसे बड़ी बात आ गई, कैंसर तक हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर किसी भी तरह से, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो इन पे ध्यान नहीं देंगे। तो सो दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, कोई मुश्किल? तो आपको रोबोटिक आपको समझ आ गया? थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया है। थैंक यू। तो इनका भी कहना है कि हमें अच्छी तरह समझ आ गया, तो आपको भी अगर समझ आ गया तो प्लीज़, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आता है तो आप बार बार पूछ सकते हो। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं जैसे हर बार करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, sexually transmitted disease is a disease that spread through sexual contact mostly. ओके, फिर हमने बोला इसके डिजीजेस के नाम आप याद रख सकते हो, एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है, जेनिटल हर्पिस है। सो दीज आर द डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ओके, मोस्टली। नेक्स्ट, अगर डिजीज है तो इसका कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट भी होगा, सो दैट आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्टली दीज आर द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, निमेटोड्स। सो ये हमारे पास आगे अलग अलग तरह के पॉजिटिव एजेंट्स। उसके बाद बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्प्रेड कैसे होता है। हमारी जो मेन है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस यही है किस तरह से स्प्रेड करेगा। तो स्प्रेड करने का मोड है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबसे टॉप पे, तो मोस्टली तो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ये स्प्रेड करेगा। दूसरा, ब्लड जो होता है हमारा, जैसे बोल सकते हो इन्फेक्टेड सिरिंजेस होती हैं, जहाँ शेविंग किट्स होती हैं, हम यूज करते हैं एक दूसरे का, उससे भी हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। और तीसरा आ गया कि एक मदर जो होती है वो अपना फीटस को जब जन्म दे रही है, अगर मदर के अंदर इन्फेक्शन है तो वो फीटस, क्योंकि रास्ता वही है, वही एक मेन पार्ट है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है, वहीं पे बच्चा डेवलप कर रहा है, सो दैट ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर डिजीज टू द फीटस, तो वो बच्चे के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इसके प्रिवेंशन क्या हैं। तो प्रिवेंशन मैंने बता दिया आपको, जो यहाँ पे था उसी का अपोजिट कर दो कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन पर्सन। सेकंड, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज सो दैट वी प्रिवेंट दैट डिजीज, ताकि वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉन्टैक्ट में ना आए। ओके, सो डू नॉट शेयर नीडल्स, शेविंग किट एक्सेट्रा विद द अदर इन्फेक्टेड पर्सन्स, किसी से भी आप शेयर मत करो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम, अर्ली सिम्टम लगे हैं और लेटर स्टेज में लगे हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर आपको दिखते हैं तो उसी टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर इनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब बढ़ जाएंगे तो फिर थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो ज़्यादातर HIV और हेपेटाइटिस बी जो है वो थोड़े मुश्किल होता है ठीक करना, उसका जितने भी सारे के सारे क्योरेबल हैं, सारे ठीक हो सकते हैं आराम से। सो itching, fluid discharge and swelling, these are the symptoms that occur in the early stages, and these are symptoms that occur at the later stages. So these are pelvic inflammatory disease, PID वो होते हैं, abortion, cancer as well as infertility। तो सारे के सारे खतरनाक डिजीजेज हैं और इनके सिम्टम भी अच्छे बड़े खतरनाक हैं। सो बार बार बोलूँगा कि अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप इनको आगे पक्का सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इनको लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके, फॉर माय मोटिवेशन। तो जिन्होंने नहीं किया तो बार बार कह रहा हूँ कि इनको जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चा, कैसा लगा ये वीडियो आपको? मुझे तो बहुत ही मजा आया है पढ़ने में।
मुझे लगता है कि आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि सर ने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरी तरफ से एक सब्सक्रिप्शन जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक भी कर देना। और अगली बार जब भी बुलाओगे तो मैं जरूर आऊँगा आपके लिए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।